जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वेस्ट प्लस। और आज हम इसमें पढ़ेंगे 12 जून के मतलब आज के डेली करंट अफेयर फॉर कंप्यूटर एग्जाम्स। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम आज। इसमें पढ़ेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, फिर एफडीआई तो आप जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रभाव के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान 7वां स्थान आया है, किसकी रिपोर्ट है, तो अंकटाड की है। तो अंकटाड क्या है तो हम वो भी जानेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। पार तापी नर्मदा परियोजना क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे हम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये हाल ही में जारी हुआ है 2022, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। फिर नेक्स्ट है हाइपोगोनेडिज्म यानी कि अल्प जनन ग्रंथिता, ये एक तरह की बीमारी है। ये क्या बीमारी है और किससे संबंधित है हम उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ रही है ना, तो ये क्या है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी एजुकेशन और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड की जाती है। तो वो रैंक डिसाइड होती है हर बार, ठीक है, पर ईयर होती है किसके द्वारा, क्यूकरली सिमंड्स द्वारा, ठीक है, क्यूकरली सिमंड्स द्वारा। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। हाल ही में अग्रणी वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक क्यूएस यानी कि क्यूकरली सिमंड्स अर्थात क्यूएस क्यूकरली सिमंड्स द्वारा विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 19वां संस्करण जारी किया गया है। कौन सा संस्करण जारी किया गया है, 19वां। क्यूकरली सिमंड्स एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है, एकमात्र। तो ये कथन आपसे पूछा जा सकता है, ये शब्दों पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि ये शब्द ही आपके क्वेश्चन को गलत और सही कर सकते हैं। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग विशेषज्ञ समूह IREGK का अनुमोदन प्राप्त है, ठीक है। एक ये संस्था है जिसका अनुमोदन किसको प्राप्त है, क्यूकरली सिमंड्स को। संस्थानों की रैंकिंग किस आधार पर की जाती है, वो कुछ यहाँ पर मापदंड दिए गए हैं। तो क्यूएस द्वारा निम्नलिखित 6 संकेतकों पर, कितने संकेतकों पर, 6 संकेतकों पर संस्थानों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। अब वो 6 संकेतक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है शैक्षणिक प्रतिष्ठा यानी कि एकेडमिक रेपुटेशन। दूसरा है नियोक्ता की प्रतिष्ठा यानी कि एम्प्लॉयर रेपुटेशन। तीसरा है संकाय छात्र अनुपात यानी कि फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात, मतलब एक फैकल्टी पे कितने स्टूडेंट है, 20 है, उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है प्रकाशित शोध या संकाय यानी कि सिटेशंस पर फैकल्टी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात, मतलब उस यूनिवर्सिटी के अंदर विदेशी छात्रों का अनुपात कितना है। और अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात, मतलब विदेशी जो विषय हैं उनकी वहाँ पर कितनी पढ़ाई होती है। तो ये कुछ 6 संकेतक हैं जिनके आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय जो संस्थान है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है वो देखते हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण यानी कौन सा संस्करण है, 19वां के नवीनतम संस्करण में 41 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है, जिनमें से 12 विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। 12 विश्वविद्यालयों की स्थिति रैंकिंग पूर्ववत रही है। 10 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट आई है और 7 नए विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए। तो ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार फिर से देखिए। नवीनतम संस्करण कौन सा, 19वां। कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल, 41, जिनमें से 12 की रैंकिंग 12 यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। 12 की पूर्ववत रही है, मतलब जिनकी रैंकिंग जैसे मान लो 50 है तो इस बार भी 50 ही रही है। तो 12 ने सुधार किया है, 12 की यथास्थिति बनी रही है। और 10 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट आई है, जबकि 7 नए विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु विश्व स्तर पर 155वें स्थान पर है और इससे उद्धरण प्रति संकाय संकेतक में वैश्विक अग्रणी के रूप में जगह दी गई है। उद्धरण प्रति संकाय जो कि 6 संकेतों में से एक है।
QS द्वारा उद्धरण प्रतिसंकाय CPF संकेतक का उपयोग विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित अनुसंधान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, यानी कि रिसर्च के मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। किसका? CPF का, उद्धरण प्रतिसंकाय का। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc QS रैंकिंग में शीर्ष 200 जो टॉप 200 है विश्वविद्यालयों में सबसे तेज़ी से उभरता हुआ दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है, जिसने साल दर साल 31 स्थानों की छलांग लगाई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर है उसने साल दर साल कितने स्थानों की छलांग लगाई है? तो 31 स्थानों की। QS रैंकिंग की इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने 5 पायदान की छलांग लगाते हुए 172वां स्थान हासिल किया है। IIT बॉम्बे को भारत का दूसरा सबसे अच्छा संस्थान बताया गया है। IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के पिछले संस्करण में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, जो इसका पिछला संस्करण था, मतलब जो 18वां संस्करण था, उसके अंदर जो IIT बॉम्बे है वो भारत के अंदर पहले स्थान पे था, जबकि इस बार वह दूसरे स्थान पे आ गया, क्योंकि पहले पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर आ गया है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। इसके बाद IIT मद्रास और IIT कानपुर को भी सूची में जगह मिली। भारत के निजी संस्थानों में P जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान दिया गया है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट संस्थान तो हो गए, अब जो प्राइवेट है यानी कि जो निजी संस्थान है, कौन सा? P जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान दिया है किसके? निजी संस्थानों में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? FDI प्रवाह के संदर्भ में भारत का 7वां स्थान आया है। कौन सा? 7वां स्थान FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर इंडिया को 7वां स्थान मिला है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा, ठीक है, UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया FDI प्रवाह। अब तो FDI क्या होता है? FDI का मतलब ये होता है, अगर जैसे मान लो कोई भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी के अंदर बाहर से जो विदेशी 10% से अधिक अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है, यानी कि अपनी संपत्ति ले लेता है, उस कंपनी के अंदर अपने शेयर ले लेता है 10% से अधिक, तो उसको FDI माना जाता है। क्या माना जाता है? FDI, जो विदेशी निवेश होता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभिसमय यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड द्वारा अपनी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट, कौन सी? विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है। कौन सी? वार्षिक, ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। देश में यानी कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 30% की गिरावट होने के बावजूद भारत को 7वां स्थान मिला है। मतलब कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 30% की। उसके बाद भी इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 7वीं। संयुक्त राज्य अमेरिका 367 अरब डॉलर FDI के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अब जो अमेरिका है उसको कितना अरब डॉलर FDI मिला है? तो 367 अरब डॉलर। FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में चीन 181 अरब डॉलर और हांगकांग 141 अरब डॉलर ने भी क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। तो आपसे टॉप 3 पूछा जा सकता है। तो पहले पे कौन है? USA है, दूसरे पे कितना है? चाइना है, और तीसरे पे हांगकांग है। और इंडिया की रैंक कौन सी है? 7वीं। तो ये आपको याद रखना है। शीर्ष 10 FDI प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत के अंतर्वाह में गिरावट देखी गई है। अब जो टॉप 10 है उसके अंदर केवल अगर गिरावट किसी भी उसके अंदर अर्थव्यवस्था में अगर देखी गई है तो वो केवल इंडिया है, जिसकी अर्थव्यवस्था में 30% FDI की गिरावट देखी गई है, तब भी वह टॉप 10 के अंदर 7वें स्थान पर रहा है। हालांकि भारत से बहिर्प्रवाह FDI
2021 में 43% से बढ़कर 15.5 अरब डॉलर हो गया है। जबकि जो भारत से जो भारतीय हैं वो विदेशों में अपना संपत्ति खरीदते हैं या फिर निवेश करते हैं, तो उसके अंदर वृद्धि हुई है कितनी, 43%। ये देखिए टॉप 10 एफडीआई रिसिप्टेंट्स, ठीक है। तो पहले पे कौन है, तो पहले पे यूनाइटेड स्टेट्स है, कितना, 367। दूसरे पे कौन है, चाइना है 181। तीसरे पे कौन है, हांगकांग है 141 के साथ। और 7वें नंबर पे तो इंडिया है ही अपने, ठीक है। अब देखते हैं एफडीआई है क्या। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दीर्घकालिक लाभ अर्जित करने के इरादे से एक देश की किसी पार्टी द्वारा दूसरे देश में चालू किसी व्यापार निगम में किया जाने वाला निवेश है। एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश के दिन प्रतिदिन के कार्यों में शामिल हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो एफडीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट, अब जैसे एफडीआई के अंदर डायरेक्ट है तो प्रत्यक्ष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, तो प्रत्यक्ष रूप से अपना अधिकार जमा लेती है किसी कंपनी में जो दूसरे देश के दिन प्रतिदिन के कार्यों के अंदर शामिल हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र एवं विकास अभिसमय अंकटाड क्या है, आप देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट। अंकटाड की स्थापना 1964 में होती है, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी मतलब ये देशों की जो सरकार होती है उनके मध्य का एक समझौता है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है उसका एक अंग है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है, लेकिन इसका अपना बजट है, अपने सदस्य हैं और नेतृत्व ये स्वयं का ही करता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी एक भाग है। तो ये किसका अंग है, तो ये ध्यान दीजिए। अंकटाड स्थापित 1964 में किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। एक अंतर सरकारी निकाय है, स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अंग है। अंकटाड द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है, लेकिन इसका खुद का बजट है, खुद के सदस्य हैं और ये स्वयं का नेतृत्व स्वयं करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी ये एक भाग है। इसके उद्देश्य और भूमिकाएं क्या हैं, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास अभिसमय यानी कि अंकटाड अन्य संयुक्त राष्ट्र विभागों और एजेंसियों के साथ विकासशील देशों के लिए वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के लाभों को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायता करता है। अंकटाड एजेंडा 2030 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में हुई प्रगति को भी मापता है। ये जो अंकटाड है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कहाँ तक पूरे हुए हैं उनको मापने का भी काम करता है। अंकटाड द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट्स देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अंकटाड द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्टों में कौन कौन सी है, व्यापार और विकास रिपोर्ट यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी है विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसका अभी अपन ने चर्चा की है, जिसमें इंडिया को 7वां स्थान मिला है। तीसरा है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। और चौथा है डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट यानी कि डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। नेक्स्ट है एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर वैश्विक शांति के लिए परमाणु संगठन यानी कि एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन है। IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, जो कि यूरोप के अंदर है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, तो आप ध्यान रखिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणतम कॉन्टिनेंट है, जबकि जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अपने सदस्य देशों तथा विभिन्न भागीदारों के साथ मिलकर परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, सुदृढ़ और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। किसका, परमाणु का,
परमाणु ऊर्जा का। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को, ध्यान दीजिए शब्द, शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग रोकना है। ठीक है, मतलब परमाणु हथियार ना बनाया जाए परमाणु ऊर्जा से, और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इनका उपयोग रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कैंसर थेरेपी हेतु कार्रवाई कार्यक्रम। कैंसर थेरेपी हेतु, तो आपको लगा होगा कि कैंसर थेरेपी वाला तो ऊर्जा का क्या काम है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके द्वारा कैंसर थेरेपी हेतु कार्यवाही कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी कि पैक्ट। ठीक है, प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी। दूसरा है मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा है जल उपलब्धता संवर्धन परियोजना, और चौथा है नवोन्मेषी परमाणु रिएक्टरों और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना 2000। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए कौन कौन से कार्यक्रम है। कैंसर थेरेपी हेतु कार्रवाई कार्यक्रम, मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम, जल उपलब्धता संवर्धन परियोजना और नवोन्मेषी परमाणु रिएक्टरों और ईंधन चक्र पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना 2000। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पार तापी नर्मदा परियोजना। कौन सी? पार तापी नर्मदा परियोजना। तो क्या है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI का नवीनतम संस्करण 2022 जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई है। तो ये रिपोर्ट किस किस के द्वारा तैयार की गई है वो देख लेते हैं। येल विश्वविद्यालय का पर्यावरण कानून और नीति केंद्र, और दूसरा है सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। एक तो येल विश्वविद्यालय का कौन सा, पर्यावरण कानून और नीति केंद्र, और दूसरा सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में देख लेते हैं कि ये सूचकांक के अंदर क्या बताया गया है अपन को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक दुनिया भर में सहवनीयता की स्थिति का डेटा आधारित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। अब क्या है वो, यह सूचकांक 2002 में पहली बार, तो ये पहली बार प्रकाशित कब किया गया था? तो 2002 के अंदर ये पहली बार प्रकाशित किया गया था। पायलट पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से विकसित किया गया था तथा इसे संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी जो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है, लक्ष्य को निर्धारित पर्यावरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्मित किया गया था। ठीक है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनके विकास को निर्धारित करने के लिए इसको जारी किया गया था। यह सूचकांक कौन सा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता आदि सहित 40 प्रदर्शन संकेतकों पर 180 देशों को रैंकिंग करता है। संकेतक कितने हैं? तो 40 हैं, देश 180। यह सूचकांक देशों की नीतियों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करने की एक विधि है और यह भागीदार देशों का एक स्कोर कार्ड प्रदान करता है जो कि पर्यावरण प्रदर्शन में अग्रणी और पिछड़े देशों के बारे में जानकारी देता है। तो इस सूचकांक का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी देश को कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसकी कमियां बताई जाए तो उस कमियों में सुधार करके अब वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए इन सूचकांकों का महत्व होता है। तो ये सविनीय भविष्य की ओर बढ़ने की इच्छा रखने वाले देशों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन का भी प्रदान करता है। अब भारत और अन्य देशों का प्रदर्शन क्या है इस सूचकांक के अंदर? रिपोर्ट में 180 देशों की सूची में भारत को सबसे निचला स्थान दिया गया। मतलब सबसे निचला का मतलब यह है 180 देशों में 180वां स्थान मिला है। सूचकांक में भारत 18.9, म्यांमार 19.4, वियतनाम 20.1, बांग्लादेश 23.1 और पाकिस्तान 24.6 को सबसे कम अंक दिए गए हैं। अमेरिका को 43वें स्थान पर रखा गया है और वर्तमान में सबसे बड़े उत्सर्जक चीन को सूचकांक में 160वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो अमेरिका को 43वें स्थान पर जबकि चीन को 160वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, यूके यानी कि ब्रिटेन, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन। उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए इनको शीर्ष
5 यानी कि टॉप 5 के अंदर इनको स्थान मिला है। अब भारत को सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रखे जाने का कारण क्या है, कि भारत को सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर क्यों रखा गया, उसके कारण क्या है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के द्वारा पर्यावरण की बजाय आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में पर्यावरण के बजाय आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है, भारत की वायु गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दिल्ली के अंदर तो आप देखते ही होंगे कितना भयंकर प्रदूषण रहता है, ठीक है, और जो ग्रीन हाउस गैस है उनका भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अब भारत के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज किया गया है। अब खारिज क्यों किया गया है, क्योंकि भारत की रैंकिंग सबसे लास्ट दे दी, तो भारत ने इस रिपोर्ट को ही गलत बता दिया। भारतीय सरकार के अनुसार रिपोर्ट में निराधार मान्यताओं के आधार पर कई संकेतकों का उपयोग किया गया है। इसकी कार्यप्रणाली प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और देशों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विचार नहीं करती है। जिन संकेतकों में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था उनका भार कम कर दिया गया है। प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता प्रवृत्ति जैसे संकेतकों के रूप में इक्विटी के सिद्धांत को बहुत कम महत्व दिया गया है। सामूहिक किंतु भिन्न जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं सिद्धांत भी इस सूचकांक में संरचना में बमुश्किल ही परिलक्षित होता है। वन और आर्द्र भूमि जो महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 द्वारा 2050 तक के अनुमानित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रक्षेप वक्र की गणना करते समय शामिल नहीं किया गया। तो भारत का मानना है कि इन सभी कारणों के कारण भारत की रैंकिंग 180वीं डाली गई है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, इसलिए भारत इस रिपोर्ट को खारिज करता है। अब देखते हैं कि जो हाइपोगोनेडिज्म यानी कि अल्प जनन ग्रंथिता है वो एक तरह की डिजीज है, बीमारी है, वो क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो यह पुरुष सेक्स हार्मोन क्या है, यह पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होने वाली स्थिति है। यह स्थिति यौन रोग, हड्डियों और मांसपेशियों के कमज़ोर होने और जीवन की गुणवत्ता में कमी का कारण बन सकता है। इसके जोखिम कारकों में उम्र बढ़ना, उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट, मोटापा और मधुमेह शामिल है, यानी कि डायबिटीज़ भी शामिल है। हाइपोगोनाडिज्म के इलाज हेतु टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक मानक उपचार है, ठीक है। तो ये बीमारी है, इसके लक्षण हमने देख ही लिए, ठीक है, और इसका जो इलाज होगा वो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। अब वो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अडल्ट के अंदर यानी कि जो जिनकी आयु 18 से 30 तक होती है उनके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। लो और एब्सेंट सेक्स ड्राइव, फैटिग एंड लो एनर्जी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना और हॉट फ्लैशेस। और जो एडोलसेंट होते हैं मतलब जो किशोर होते हैं उनके अंदर डिलेड ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, मतलब उनकी जो उम्र होती है उसके अंदर जो दाढ़ी मूंछ आती है वो लेट हो जाता है। लेक ऑफ फेशियल और बॉडी हेयर डेवलपमेंट, शॉर्टनेस ऑफ स्ट्रेचर, अंडर डेवलप्ड टेस्टिकल्स एंड पेनिस, एब्सेंट और इरेगुलर पीरियड्स और लो सेक्स ड्राइव। तो ये प्रमुख लक्षण होते हैं इस बीमारी के। अब इसका इलाज देखते हैं। तो ये इसका इलाज है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जो इस इलाज से पहले ये देखिए कैसे एकदम मुरझाया हुआ सा चेहरा है, एकदम हड्डियां कमज़ोर हो गई है, ठीक है, और मोटापा बढ़ गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, तो ये सब। और ये आफ्टर मतलब ये रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद शार्पर माइंड हो गया है, कॉन्फिडेंट हो गया है, हेल्दी हार्ट हो गया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन्स हो गई है, हाई एनर्जी, इंक्रीज मसल मास। तो ये सब इसके उपचार है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया QS वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 देख लिया, FDI प्रवाह के संदर्भ में भारत का 7वां रैंक देख लिया, और भारत ने इस रिपोर्ट को क्यों खारिज कर दिया उन कारणों को भी हमने जान लिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में जान लिया, पार तापी नर्मदा परियोजना के बारे में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक और हाइपोगोनेडिज्म यानी कि अल्प जनन ग्रंथिता की बीमारी के बारे में भी हमने जान लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो PS+ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।